नए साल के पहले हफ्ते में बुलाए जा सकते हैं विशेष सत्र। यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण पर लग सकती है मोहर। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण से उत्तराखंड अलर्ट। नेपाल से बॉर्डर क्रॉस कर रहे नागरिकों का हो रहा कोविड टेस्ट। गढ़वाल लोकसभा सीट पर घमासान। बीजेपी ने दर्जन भर नेताओं ने ठोकी दावेदारी। टिकट को लेकर चल रहा मंथन। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू। स्वामी सरस्वती ने गंगा पूजन से किया शुभारंभ। लोगों से जुड़ने की अपील। पहाड़ से मैदान तक खिली हल्की धूप। ठंडी हवाओं ने लोगों को किया परेशान। 31 के बाद बर्फबारी के आसार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र नए साल के पहले हफ्ते में होने की संभावना है। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने पूर्ण बजट को लेकर 10 जनवरी तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। वहीं 2 महत्वपूर्ण विधेयक को सदन में पारित किए जाने को लेकर विशेष सत्र होने जा रहा है, जिसके सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा बहुत जल्द विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें यूसीसी और आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के विधेयक पारित किए जाएंगे। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक को विशेष सत्र में पारित किया जाएगा। हालांकि विधानसभा की ओर से गठित कमेटी ने विधानसभा अध्यक्ष की रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन अभी तक यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है नए साल पर यूसीसी के लिए गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार को सौंप देगी और ऐसे में रिपोर्ट मिलने के बाद ही राज्य सरकार विशेष सत्र बुलाकर यूसीसी के विधेयक को पारित कर सकती है। ऐसे में आगामी पूर्ण बजट को देखते हुए अनुमान जताया जा रहा है कि नए साल के पहले हफ्ता में विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। उत्तराखंड में मौसम खुश्क बना हुआ है। सुबह और शाम ठंड हो रही है तो दोपहर में धूप निकल रही है। आज भी पहाड़ से मैदान तक दिन की शुरुआत हल्की धूप के साथ हुई। कई जगहों पर हल्का कोहरा रहा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही धूप निकल गई। वहीं पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवाओं के चलने से ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक नए साल में प्रदेश भर के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पर्वतीय जिलों में बारिश व बर्फबारी होने से पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड बढ़ेगी। वहीं मैदानी इलाकों में दिन के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होने से ठंड का एहसास कम होगा। वहीं न्यू ईयर पर उत्तराखंड का रुख करने वाले सैलानी बर्फबारी के लुत्फ उठा सकते हैं और इसके अलावा पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना के बाद पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद है बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड का रुख करेंगे। वैसे बता दें कि इस बार क्रिसमस से ही उत्तराखंड के पर्यटन स्थल फुल होने शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने भी खास इंतजाम किए। देना जट कैसे निकाला इधर से निकालेंगे ना बर्फ नहीं आगे नीचे बर्फ नहीं आगे नीचे ठीक है। उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा अब तक ग्रीष्मकालीन में हुआ करती थी, लेकिन अब यह यात्रा शीतकाल में भी शुरू हो गई और इसकी शुरुआत आज हरिद्वार के ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने की। हरिद्वार से शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू करते समय शंकराचार्य ने कहा, शीतकाल हो चाहे ग्रीष्मकाल हो, यात्रा के लिए आइए। उत्तराखंड के 4 धाम आपको आशीर्वाद देने के लिए सदैव विद्यमान है। उनका मानना है भगवान तो 12 महीने रहते हैं, लेकिन उनकी पूजा 6 महीने की जाए और 6 महीने छोड़ दिया जाए उचित नहीं। इसलिए जो यात्रा सदा होती रहती है वो होती रहनी चाहिए। इसी संदेश देने के लिए 4 धाम की शीतकालीन यात्रा कर रहे हैं। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा बहुत पुण्य और बहुत अध्यात्म की दृष्टि से उत्तम मानी गई है। पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं
जो सनातन धर्मी विदेशों में रहने लगे हैं वे भी जीवन में एक बार इस यात्रा को करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं। लेकिन ये भ्रम उत्पन्न हो गया है कि ये यात्रा केवल 6 महीने होती है, 6 महीने फिर बंद हो जाती है। ऐसी बात नहीं है। यात्रा सदा होती रहती है क्योंकि भगवान सदा विद्यमान रहते हैं। इतनी सी केवल बात है कि जो क्षेत्र दुरूह हो जाता है शीतकाल में, उस स्थान से हट करके दूसरे स्थान में भगवान की पूजा होने लगती है। इसलिए वहां तक भी अगर कोई यात्रा करता है तो उसको यात्रा का पुण्य मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि इस यात्रा के माध्यम से ये जनता में संदेश जाए, ये स्पष्ट हो कि भगवान चार धाम में सदा विद्यमान है। शीतकाल हो चाहे ग्रीष्मकाल हो, किसी भी समय अगर आप उत्तराखंड के चार धामों की यात्रा करेंगे तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार और बद्री। तो ये शीतकाल में जो पूजा के स्थान हैं वो बदल जाते हैं। पहले खरसाली, फिर मुखवा, फिर मुखी में। धार्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ आर्थिकी भी जुड़ी हुई है, तो स्वाभाविक है कि जब यात्रा चलेगी तो जो अर्थ जगत है वो भी इसका लाभ लेगा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। उनके द्वारा कहा गया कि हिंदू धोखा है। इस बयान के बाद संत समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को चेतावनी देते हुए कहा, या तो अब वो अपने बयानों पर अंकुश लगाएं, नहीं तो उनके मुंह पर कालिक पोतना पड़ेगा। वहीं महामंडलेश्वर प्रबोधानंद महाराज का कहना है, स्वामी प्रसाद मौर्य कुर्सी न मिलने के कारण पागल हो गए। उन्हें लगता है कि जल्दी वो आत्महत्या कर लेंगे। क्या बात का फल बहुत ज्यादा बैठ गई। अब तो नॉर्मल है। 3 दिन पहले तो भी 2014 से ही ये लोग सक्रिय हुए हैं। इनका मेन मकसद है भारतीय जनता पार्टी को जो टारगेट करना, मोदी जी को गाली देना, सनातन को गाली देना। परंतु इनके पास अब कुछ नहीं बचा। इनकी दुकान खाली हो चुकी है। हम पॉपुलर कैसे हो जाए, इनका एक मुद्दा है। और बाद में भारत में कोई भी लोग इनको देखना नहीं चाहता, पसंद नहीं करता है। आपने खुद देखा होगा, इस समय हमारे जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी आ गई। राजस्थान में आपने देखा होगा तो ये बहुत बौखलाए हुए लोग हैं, परेशान लोग हैं, ये परेशान आत्माएं हैं। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी हम संत समाज है, जो हम सनातनी है, हमने आज तक बहुत इनको बर्दाश्त किया है। कहीं काल ऐसा ना हो इनके मुंह पे हमें जो है कालक लगानी पड़े। इसलिए मैं चाहता हूं ऐसे बयाने बंद करें। अब इनके पास कहने को कुछ नहीं है, ये समाप्त हो चुके हैं। अपनी दुकानदारी, अपनी जो मार्केटिंग हम कैसे करें, इसके लिए ये सब हो रहा है। बहुत अति हो गई है। और बार बार हम जो है भगवान का, ये लोग जो है भगवान के विषय में विरोध कर रहे हैं, भगवान को गालियां दे रहे हैं। और जो हम सनातनी, हमने भगवान के लिए भगवा पहना, भगवान के लिए जन्म लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इनके मुंह पे कालिक पोते मारेंगे नहीं, इनको हम कुछ नहीं करेंगे, मुंह इनका काला कर देंगे। केशव प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं और ये विदेशी षड्यंत्र का शिकार हो गए। इनको विदेशों से इस काम के लिए बहुत मोटा पैसा आ रहा है। भारत सरकार को इनकी जांच करानी चाहिए। जो बहुसंख्यक हिंदू समाज पर लगातार वो कटाक्ष कर रहे हैं, उनके बारे में विभिन्न प्रकार की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये हिंदू समाज बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। इसीलिए इनकी जांच बहुत आवश्यक है। आखिरकार ये व्यक्ति हिंदू बाहुल्य देश में, और मैं अखिलेश यादव जी को कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उसको ये समाप्त कर देगा एक दिन। ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए। इसलिए अखिलेश जी को ये विचार करना चाहिए कि उन्हें हिंदुओं की वोट नहीं चाहिए। अगर हिंदुओं की वोट नहीं चाहिए तो फिर वो घोषणा करेगी केशव प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। अगर नहीं है तो उनको बर्खास्त करना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य तो पागल हो गया है कुर्सी न मिलने के चक्कर में, और वह इतना पागल हो गया है, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे या तो वो आत्महत्या कर लेगा और या कहीं किसी समुद्र में कूद के मर जाएगा। क्योंकि उसे केवल उसको ये लगता है कि हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे तो गैर हिंदू जो वोट हैं इकट्ठे हो जाएंगे। वोट के लिए पागल है, लेकिन अब जनता बेवकूफ नहीं है, वो केवल वोट के लिए गाली दे रहा है।
चमोली के नारायण बगड़ में श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल का 8वें वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत, विधायक प्रतिनिधि दिलीप सिंह नेगी ने बतौर अतिथि उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित करके वार्षिकोत्सव समारोह का शुभ आरंभ किया। नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने मां सरस्वती की वंदना और स्वागत गीत से जनप्रतिनिधियों, अतिथियों एवं अभिभावकों का स्वागत किया। इसके बाद छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों और देश के विभिन्न क्षेत्रों की लोक संस्कृति पर एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बनाया गया, इसमें बहुत सारी परफॉर्मेंस हुई, जैसे गुजराती, मराठी, बंगाली, बहुत सारी कथक हुआ। तो हमारा बहुत जागरूक होने वाला है। मोबाइल एडिक्शन हमारा एनुअल फंक्शन हमारे स्कूल में उपस्थित इस वार्षिकोत्सव के अतिथि हृदय स्वागत, अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। हमारे द्वारा बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं और बहुत ही सराहे भी जा रहे हैं। कार्यक्रम है उनको समेटा है और एक विभिन्न संस्कृतियों का देश है और विभिन्न यहाँ पर लोग संस्कृति तो उनको पूरे करता हुआ हमारा आज का ये एनुअल फंक्शन, इसमें जो है विभिन्न लोग संस्कृतियाँ जैसे कि और आपका और पंजाबी से लेकर के हमारे साउथ इंडियन तक के प्रोग्राम बहुत अच्छे ढंग से हमने बच्चों के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन हुए और इसमें हमारे बच्चों ने बहुत जोर के साथ अपने प्रदर्शन दिए हैं। हमारे कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ हमारे कुछ ज्ञान और कुछ जनजातीय प्रोग्राम और बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं। उसके बाद हमारा यहाँ स्वागत गीत हुआ था और फिर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने और यहाँ पे स्पीच दी और कई बच्चों ने अपना डांस वगैरह दिखाया, अपने परफॉर्मेंस। स्पेशल गेस्ट आए थे, उनका स्वागत हमने वंदना और परेड से किया था। उसके बाद हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस देके उनको मनोरंजन किया था। उसके बाद हमारे स्कूल के दो अच्छे बच्चों ने स्कूल की उसके बाद हमारे जो ब्लॉक प्रमुख थे उनने हमें बहुत बात बताई थी और इसके साथ हमारा जो बहुत अच्छा चल रहा है फंक्शन बहुत ही अच्छा। उसके बाद हमारा आखिरी एक्टिविटी होगी, जोर से कर रहे हैं। तो उसकी तैयारी हम तो इसमें जिसमें हमारे स्टेज गाने हैं उनको हमने गाने मिक्स किए उनको जिसमें हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। साथ साथ तैयारी करवाई है जिसमें बच्चों ने हम धर्मनगरी में बीते दिनों एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह ढोभाल के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया था। जाम की समस्या से निपटने के लिए अब सड़कों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। सीओ सदर स्वप्निल मुखाल ने बताया, एसएसपी हरिद्वार ने सभी क्षेत्राधिकार को एक ड्रोन कैमरा सौंपा है जिसको अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करके अलग अलग क्षेत्र की जानकारी अपडेट कर सकते हैं और सड़क पर
बेतरतीब वाहन खड़ा करने वाले लोगों पर कार्रवाई कर सकते हैं। वहीं एडवांस तकनीक युक्त इन ड्रोन का कई प्रकार से प्रयोग किया जाएगा, जैसे रात की चोरी रोकने, स्कूल के बाहर मंचलों की चिन्हित करने और अधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक डायवर्जन व्यवस्था बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। कप्तान साहब के नेतृत्व में एक नई पहल की है। इसमें हर सीओ को, जो सिटी के क्षेत्र के सीओज हैं, उनको एक ड्रोन अलॉट किया गया है। इस ड्रोन को हम अपने मोबाइल से कनेक्ट करके और इसमें लाइव फीड ले सकते हैं। जैसे कि शाम को पीट बाजार में मैं इसको यूज़ करता हूं, जहां पे ज़्यादातर मोटरसाइकिल चोरी होती हैं, या फिर ट्रैफिक का नियंत्रण करने के लिए कि कहां पे ट्रैफिक ज़्यादा है, कहां पे ट्रैफिक कम है। इस तरह की एक्टिविटीज़ देखने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे 5 से 6 बजे के आसपास यहाँ पे राजा बिस्कुट चौक पे काफ़ी भीड़ रहती है, तो हमने इस ड्रोन को यहाँ पे सेट कर रखा है ताकि ट्रैफिक मॉनिटर करते रहें और ट्रैफिक सुचारू रूप से सही चलता रहे। धर्मनगरी हरिद्वार में कई पुरानी इमारतें शहर की पौराणिकता को बयां करती हैं। यहाँ कई ऐसी ब्रिटिश कालीन बिल्डिंग हैं जो आज भी हरिद्वार की पहचान बनी हुई हैं। इनमें से एक हरिद्वार कोतवाली की इमारत भी है, जो करीब 125 साल पुरानी है। 30 कमरों वाली इमारत अंदर और बाहर से आलीशान नजर आती है। हरिद्वार कोतवाली में लंबे समय तक ड्यूटी कर चुके रिटायर्ड दरोगा आर के त्यागी बताते हैं, इमारत पहले एक धर्मशाला हुआ करती थी, जिसे अंग्रेजों ने 1945 के आसपास कोतवाली बना दिया। हाथों के सांचों से बनी ईंट और चुने की चिनाई से तैयार बिल्डिंग में कई जगहों पर 1 सदी पुरानी भवन निर्माण तकनीक के चिन्ह मिलते हैं, लेकिन समय के साथ इमारत के कई हिस्से जर्जर हो रहे हैं, जिससे सचेत होकर हरिद्वार पुलिस ने बिल्डिंग को हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में संरक्षित करना शुरू कर दिया। पुलिस ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर बिल्डिंग को बड़े टीन शेड से कवर कर दिया और इसके अलावा इसके मेंटेनेंस के लिए आगे की प्लानिंग भी की जा रही है। और ये बिल्डिंग जो है अंग्रेजों के ज़माने की है, कम से कम भी 125 साल पुरानी बिल्डिंग होगी ये। और 40 से 45 के बीच में, 1944-45 के बीच में ये थाना इसमें शिफ्ट हुआ। उससे पहले महापुर पुलिस चौकी वो बताते हैं वो थाना था। बिल्डिंग की बनावट बहुत बढ़िया है, मजबूत बहुत बनी हुई है। इसके निशान तो यही है कि ये इसकी जितने भी लीसी है या प्लास्टर है वो सब चूनों से है, सुर्खी से है। उस समय सीमेंट नहीं होता था जबकि ये बनी हुई है, अंग्रेजों के समय में बनी है। पहले वो धर्मशाला थी और 1940-45 के बीच में ये यहाँ शिफ्ट हुई कोतवाली। पूर्व में डीएम, डीसी और मेरे द्वारा एक बेंच का चिंतन किया गया था। इसमें एक सहमति बनी थी कि बिल्डिंग को हेरिटेज बिल्डिंग के तौर पर आगे विकसित किया जाएगा। इसी संबंध में कुछ जो भोजनालय है या ऊपर शेड का जो कार्य है वो अभी प्रभारी निरीक्षक द्वारा इसमें कराया गया है। उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया में इस पूरी बिल्डिंग को नए सिरे से नए फसाद के साथ डेवलप करने का प्लान है। उसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें ब्रिटिश कालीन ये कोतवाली रही है, पुराने जो इसके अभिलेख हैं उसमें ढूंढवाया जा रहा है और आगे जो भी इसमें आगे जो वर्क किया जाएगा उसको उनके जो इसमें कार्य रहे हैं या कार्य क्षेत्र रहा है उसको भी इसमें समझा। रुड़की के भगवानपुर तहसील में भारी रोष देखने को मिला। वकीलों का कहना उन्हें बिना बताए या बिना किसी नोटिस के कई अधिवक्ताओं के चैम्बर तोड़ दिए गए, जिसको लेकर वो हाईकोर्ट में रिट दायर करेंगे, क्योंकि उनके चैम्बरों पर उनकी क्लाइंटों के कागजात रखे हुए थे और बहुत से कागजात गोपनीय भी होते हैं, पर बिना उन्हें कोई कंफर्मेशन दिए उनके चैम्बर हटाए गए, जो पूरी तरह गलत है। वहीं इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। ये देखो स्थिति तो हमें भी नहीं पता है क्या हुआ है। हमने चैम्बर बनाए थे अपने, हमारे क्लाइंटों के यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। लोगों के गोपनीय दस्तावेज हमारे पास होते हैं, लोगों का विश्वास होता है वकील के ऊपर। इन्होंने हमारे सारे कागजात डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, हमारे चैम्बर्स तोड़ दिए हैं और हम हाई कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ। सारी कचहरी ब्लॉक के ज़मीन पर है, पूरी कचहरी ब्लॉक की ज़मीन पर है।
सभी अधिवक्ता जितने हमारे अंदर बैठे हुए हैं वो भी चैम्बर्स को अपने घर के तो है नहीं, उनके निजी तो है नहीं, बेनामा किसी का नहीं हुआ है, सभी इसी तरह बैठे हैं। ये अधिवक्ता कोर्ट का एक ऑफिसर्स होता है, उसके बिना अधिवक्ता तो एक बीच की कड़ी है जनता की न्याय दिलाने के लिए, तो अधिवक्ता को बैठने के लिए तो कहीं ना कहीं जगह चाहिए होगी ना। एक अधिवक्ता बैठ के अपनी जनता का न्याय दिलाने का काम करता है। हमें कोई इस पर हमें अपना पर्सनल यूज के लिए तो हमने रख नहीं रखी थी, हम तो यहाँ आए जनता को न्याय दिलाने के लिए, काम किया, बैठ के अपने घर चले गए। गोपनीय दस्तावेज थे यहाँ जो इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए, इन्होंने कहीं रखे हैं, हमें नहीं पता है। हम इनसे मांग करेंगे हमारे कागजात जो हमारे इन्होंने जलाए हैं या दफनाए हैं या जो भी करा हो, हमारे सारे कागजात इन्होंने यहाँ से उठाए, हमारे चैम्बर्स तोड़ दिए हैं, हमारी कुर्सी मेज सब कुछ इन्होंने उठा के तोड़ दिए हैं। नोटिस दे रखा था इन्होंने इधर हटा लें, नोटिस तो फिर सबको दें, सबको हटाएं, सारी सब कुछ यहाँ अवैध है, लीगल तो किसी के पास नहीं है। ये जितने चैम्बर्स हैं अंदर सबको अपना बैनामा दिखाए हमें। सिर्फ इन्होंने कहा था कि अगर आपके चैम्बर हटाए तो हम आपको जगह देंगे, दूसरी हमें जगह दे देते, दूसरी हम वहाँ डाल देते हैं, कोर्ट जाएंगे इसके लिए। सही है, अधिकारियों की बीडीओ साहब की भी इनकी सबकी तानाशाही है और इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में जाएंगे, ठीक है नहीं। हमें कोई टाइम नहीं दिया गया इसके लिए, इन्होंने पूरी अपनी तरह डिक्टेटरशिप की है, ठीक है नहीं। और ये ऐसे लोगों के यहाँ जातिवाद है, हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोगों के वो थे, अगर किसी और बड़े किसी जाति का आदमी का होता तो यहाँ एक भी चैम्बर नहीं हटता है। यहाँ बहुत ज्यादा जातिवाद है और 80 लोगों के चैम्बर थे इसलिए हटाए गए, नहीं तो यहाँ किसी अदर कास्ट का एक भी चैम्बर होता तो एक भी चैम्बर यहाँ से हटा नहीं था। तान बहुत ज्यादा हुआ ये हमें ही पता, बिल्कुल आप देख लो तानाशाही है और क्या है। जब वकीलों को नहीं इंसाफ मिलना फिर किसे मिलेगा हिंदुस्तान में? आम आदमी की तरह कुछ भी ढाई नहीं उठती यहाँ पे, वो नहीं इंसाफ मिल रहा। नोटिस क्या जारी किया? कल तक तो यही बात हो रही थी कि नोटिस है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं, आप हटा लो इसको। हमने कहा भाई ठीक है 2 दिन की छुट्टी, हम हटा लेंगे इसको। अच्छा कदम तो हमारा हाई कोर्ट में है, हम हाई कोर्ट जाएंगे न्याय के लिए, ठीक है। खनन वाहन स्वामियों के भारी विरोध के बावजूद जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच गौला नदी के लालकुआं, देवरामपुर, मोटा हल्दू निकासी गेटों से कड़ी सुरक्षा के बीच बाहरी वाहनों से उपखनिज निकासी कार्रवाई। इस दौरान विरोध कर रहे गौला खनन मजदूर उत्थान समिति अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने कहा, राज्य की धामी सरकार तानाशाही पर उतर आई है, जो कि बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर जबरन खनन निकासी करवा रही है, जबकि उनकी जायज 4 सूत्रीय मांगों को नहीं माना जा रहा है। ऐसे में उनके आगे भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। वहीं उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है, खनन निकासी करने वाले वाहनों को 2 कुंटल माल भरकर उसकी 25 से 50 कुंटल की रॉयल्टी बनाई जा रही है। ऐसी तानाशाही को वाहन स्वामी बर्दाश्त नहीं करेंगे और 25 दिसंबर को बड़ा विरोधी प्रदर्शन कर सरकार को जनता की ताकत का एहसास करा देंगे। हमारी जो हमने सरकार चुनी है उसको ये जनता को देखना चाहिए, क्योंकि जनता ने ही सरकार को बनाया है और उसे जनता के हक पे कार्रवाई करनी चाहिए। आज जो ये जबरदस्ती यहाँ पर खनन किया जा रहा है, इससे हमारे लाखों हजारों लोग बेरोजगार होने को जा रहे हैं। तो सरकार को इस चीज से वो होनी चाहिए कि हाँ भैया हमारी जनता जो है हम जनता के लिए काम करें। मैनुअल खनन हो रहा है, और जो पहले से मैनुअल खनन होता आ रहा है वो ऐसे ही होता है। पहले डिजिटल कांटे थे, कांटे लगे हुए थे। अब ये घन मीटर के हिसाब से जो कार्रवाई हो रही है, इससे जो है बाहर का कोई चोरी होने का बहुत ज्यादा अंदेशा है। जब तक बिल्कुल पुरजोर से आंदोलन जारी रहेगा। अभी हमारे सारे वाहन स्वामी जो है यहाँ पर जागृत हो गए हैं, तो आने वाली 25 तारीख को हल्द्वानी में एक महारैली होने वाली है। उसमें कम से कम हजारों की संख्या में वहाँ पर वाहन स्वामी आएंगे और सरकार को चेताएंगे कि हम भी कोई चीज है। पूरी तरह से हावी है इस समय। अनिल जी की सरकार में मेरे को कहने में कोई विरोध नहीं, पूरा इतिहास है। ऐसा माहौल हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और अब दुख होता है कि काश हमने जो उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी वो हमने बेकार लड़ी। जिस तरीके से आज देखिए प्रशासन हमारे ऊपर हावी है और स्टोन क्रेशर जो स्टोन वालों को दबाव में डालकर जबरदस्ती उनको प्रोटेक्शन देकर एक गाड़ी पुलिस के आगे जा रही है, एक गाड़ी डम्फर के पीछे जा रही है। SDM लगे, सिटी मजिस्ट्रेट लगे, दो
5-5 थानों की पुलिस लगी है, 2-2 सीओ लगे हैं, कोतवाल लगे 2-2 थानों की। उसके अलावा जो है एसपी सिटी अलग से चल रहे हैं। पता नहीं इतना फोर्स लगाने की इनको जरूरत क्या है। हम लोग गरीब लोग, बेरोजगार लोग, हमें कोई फोर्स की जरूरत ही नहीं है। आप हमारे मांगे 4 सूत्री मांगे हैं, आप उनको सही कर दीजिए। देखो आपको आने की जरूरत ही नहीं होगी। डीएलएम अपना गेट का उद्घाटन करेंगे और देखना कैसी गाड़ियां चलती है। मैं प्रशासन को इस आपके चैनल के जरिए जो है चेताना चाहता हूँ कि इतनी जोर जबरदस्ती से आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। जब तक गाड़ी वाला खुद तैयार नहीं होगा, गाड़ी वाले की डिमांड जब तक पूरी नहीं होगी, तब तक कोई आप कितनी ही कोशिश कर लो, आप यहाँ पीएसी बैठा दो, छावनी बना दो, यहाँ अधिकारियों का जो है कैंप लगा दो, ऐसे गाड़ी नहीं चलेंगी। मैं आपको वादा करता हूँ, ऐसे आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। उन गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। बस प्रशासन के दबाव में चल लिए। माल नहीं है, देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। 2 क्विंटल माल आ रहा है और इनकी रॉयल्टी आप देखना 25-25, 50-50 क्विंटल की रॉयल्टी कटेगी। तो ये इस तरीके की तानाशाही जो है हमारे से बर्दाश्त नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और आने वाले 25 तारीख को हम दिखा देंगे शहर में कि जनता की ताकत क्या होती है। रुड़की में खनन सामग्री से भरे डंपर की चपेट में आने से एक साइकिल सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। बताया गया डंपर निर्माणाधीन एनएच पर मिट्टी लेकर जा रहा था। वहीं खनन से भरे डंपर से 2 दिन में यह दूसरा बड़ा हादसा हुआ, जिससे स्थानीय लोगों में रोष है। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें मिट्टी ले जाने के लिए कई डंपर लगे हुए हैं, जो कि दिन रात मिट्टी लेकर सड़कों पर दौड़ लगाते हैं। इस तरह मामले में एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है, सड़क दुर्घटना में एक साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हुई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में पवन पुत्र काका, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी सुल्तानपुर कुम्हारी लक्सर की मृत्यु हो गई, जिससे कि मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी, जिन्हें समझा बुझा कर रवाना किया गया। पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रारंभ में उक्त व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हो चुकी है, तो अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। घटना में जो वाहन प्रयुक्त हुआ है, उस वाहन को कब्जे पुलिस दिया गया है और चालक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि मौके से चालक भाग गया था। जो भी इस घटना में शामिल है चालक, उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर देहात घटना को हो रहा है सर, तो उसमें क्या लगाम इन लोगों के प्रति लगा जाएगा? देखिए, निरंतर इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई को और बढ़ाया जाएगा, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लग सके। जो लोग भी निर्धारित गति सीमा से अधिक तीव्र गति से वाहन चला रहे हैं उनके भी, और एल्कोमीटर से जो लोग नशे में का सेवन करके वाहन चला रहे हैं उनके विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एरो एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार में बनाए जा रहे जायरोकॉप्टर के रनवे का काम फिलहाल धीमा पड़ गया। यूपी सिंचाई विभाग ने बैरागी कैंप स्थित जमीन को अपना बताते हुए जिला प्रशासन को काम रुकवाने के लिए पत्र भेजा। इसके बाद रनवे बनाने का काम फिलहाल धीमा पड़ गया। 15 जनवरी से जायरोकॉप्टर फ्लाइंग को विधिवत रूप से शुरू करने की योजना थी। हालांकि जिला पर्यटन अधिकारी का कहना है रनवे के लिए अस्थायी निर्माण किया जा रहा है, इसमें यूपी सिंचाई विभाग को कोई नुकसान नहीं होगा। इसको लेकर यूपी सिंचाई विभाग को जल्द पत्र लिखा जाएगा। प्रदान करने के बाद ये अस्थायी पूरा स्पॉट बना दिया गया है। इसमें हमें 200 वर्ग मीटर की चौड़ाई और 1200 वर्ग मीटर की लंबाई का हमें स्पॉट मिला हुआ, और उसके जो है अभी अस्थायी रूप से बनाया गया है, उसका ट्रायल हुआ है
और इस पर जो है उच्च स्तर से, क्योंकि इस पूरे परिक्षेत्र के बाढ़ परिक्षेत्र में कई जिलाधिकारी हैं, उनके द्वारा अनुमति दी गई है। उनके सिंचाई विभाग के स्तर से उप राजस्व अधिकारी से एक पत्रालेख निर्माण इकाई को गया था, उसका जो है जवाब जिलाधिकारी स्तर से उनको भेज दिया गया। खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।